बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसकी टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 7, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो इस पाठ में हम ये समझेंगे कि किस तरह पौधे और जंतुओं के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है और किस तरह से इनका संरक्षण किया जा सकता है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें किस तरह से इन पेड़ पौधों और जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर अनेक पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, ये मानव जाति के जो है भली प्रकार से रहने के लिए और इनके अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। लेकिन जो मनुष्य है, उसने अपने स्वार्थ के लिए इन वनों की अंधाधुंध कटाई की है और वन्य जीवों का शिकार किया है। तो जिसके कारण जो है ये जो वन्य जीव हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, इनके अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो गया है। अब सबसे ज़्यादा हमने क्या किया है, वनों का उन्मूलन किया है, यानी कि वनों की अंधाधुंध कटाई की है। तो अगर हम वनोन्मूलन को समझें तो हम क्या कह सकते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों का समाप्त होना, यानी कि वनों का उन्मूलन होना। इसे परिभाषित करें तो हम क्या कहेंगे कि मानव जनित और प्राकृतिक कारणों से वनों का विनाश क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। अब बच्चों, ये जो कारण है मानव जनित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। हमें पता है कि मनुष्य की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन का उत्पादन भी अधिक मात्रा में करना पड़ेगा, और जब भोजन का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा तो क्या होगा, कृषि की आवश्यकता हमें अधिक पड़ेगी। तो हमने क्या किया, जो वनों की भूमि है उनको काटकर किस में बदल दिया, उनको हमने जो है कृषि योग्य भूमि में बदल दिया। तो इस कारण से क्या हो रहा है, वनों का विनाश हो रहा है। नेक्स्ट है घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करना। तो अब जनसंख्या बढ़ रही है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को रहने के लिए जो है स्थान भी अधिक चाहिए होगा, और क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ रहा है तो कारखानों के लिए भी जमीन चाहिए होती है। तो वो जमीन हमें कहाँ से मिल रही है, वो हम इन वनों की कटाई से प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, वनों का विनाश कर रहे हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या की आवश्यकता भी बढ़ रही है, तो फर्नीचर जो है उसका उपयोग बढ़ रहा है। तो इसके लिए लकड़ी हम कहाँ से ले रहे हैं, वनों से ले रहे हैं। इसी के साथ साथ जो ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, वो लकड़ी भी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, वनों से प्राप्त हो रही है। तो ये भी क्या हो गया, वनोन्मूलन का एक कारण हो गया। नेक्स्ट है पशुओं द्वारा वनों का अतिचारण। जब पशु जो हैं वो वन में अधिक चराई करते हैं तो इस वजह से भी वन नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है दावानल एवं भयंकर सूखा। कभी कभी आपने सुना होगा कि जंगल में अचानक से आग लग जाती है और पूरा का पूरा जंगल जो है वो नष्ट हो जाता है। इसी तरह जब वर्षा की कमी होती है तो क्या हो जाता है, सूखा पड़ता है, और उस सूखे के कारण जो है पूरे वन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो वो सारे पेड़ जो हैं वो सूख जाते हैं। अब पेड़ सूख गए तो उस वन में रहने वाले जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इन कारणों को देखें तो ये सब क्या है, ये मानव जनित कारण है। जबकि जो दावानल और भयंकर सूखा है, ये क्या है, प्राकृतिक कारण है। तो ये सब क्या हो गए, वनों के उन्मूलन के प्रमुख कारण हो गए। अब बच्चों, हमने ये तो समझ लिया कि इसके कारण क्या है, लेकिन अब इन वनों के उन्मूलन से जो है बहुत सारे हमारे ऊपर प्रभाव भी पड़ रहे हैं। अब वो प्रभाव कैसे हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, यानी कि कुछ दुष्परिणाम जो है इन वनों के उन्मूलन के सामने आ रहे हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हो रही है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसे प्राण वायु ऑक्सीजन में बदल देते हैं। लेकिन हमने वनोन्मूलन के द्वारा क्या कर दिया, उन वनों का विनाश कर दिया। तो क्या हो रहा है कि अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वायुमंडल से ग्रहण करने वाला जो है वृक्ष वो कम मात्रा में बचा है। तो वायुमंडल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में जो है निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अब क्या हो रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन में वो परिवर्तित नहीं हो रही है। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, प्राण वायु जो ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा भी
कम हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हो जाता है। लेकिन वनोन्मूलन जब हो गया है तो क्या हो रहा है कि CO2 का स्तर जो है वायुमंडल में लगातार बढ़ रहा है। अब ये जो CO2 का स्तर बढ़ रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके कारण हो रही है विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग से हमारा तात्पर्य है कि पृथ्वी के तापमान में जो है निरंतर वृद्धि होती जा रही है, विश्व उष्णन होता जा रहा है। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडल में जो है CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, विश्व उष्णन हो रहा है। और पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जो है जल चक्र का संतुलन बिगड़ रहा है। अब जल चक्र हमारा बिगड़ रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्षा में कमी आ रही है या फिर जो है कभी कभी बाढ़ आ जाती है, यानी कि या तो वर्षा बहुत कम हो रही है या फिर वर्षा बहुत अधिक हो रही है। तो वर्षा की दर में जब कमी आ रही है जिससे क्या हो रहा है, सूखा पड़ रहा है। तो ये सब किसके दुष्परिणाम है? ये वनोन्मूलन के दुष्परिणाम है। नेक्स्ट क्या है कि जो वनोन्मूलन है उससे मृदा की जल धारण क्षमता में कमी हुई है तथा जल का जो भूमि में अंतःस्रवण होता है, जल जो है नीचे भूमि में अवशोषित होता है, उसकी दर में भी कमी आ गई है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भूमि का जल स्तर है वो कम हो रहा है। लगातार वनोन्मूलन के कारण जो है वो मृदा की जल धारण क्षमता में कमी आ रही है और जिसकी वजह से जो है वो भूमि का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। नेक्स्ट जो दुष्प्रभाव है वो क्या है कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है ये क्या करती है, मृदा को दृढ़ता से बांधे रखती है। हमें पता है कि जब पेड़ मृदा में सीधे खड़े रहता है तो उसकी जो जड़ें होती है वो उस मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती है, जिससे क्या होता है कि वो जो मिट्टी है वो कहीं जल के साथ में बहकर नहीं जा सकती है या फिर हवा के साथ में वो उड़कर नहीं जा सकती। लेकिन जब वनोन्मूलन हो गया यानी कि उस मृदा पर कोई वृक्ष नहीं है तो क्या होता है, जब भी क्या होगा, तेज हवा आएगी या फिर तेज जल बहाव होगा तो वो जो मृदा की ऊपर की परत है वो क्योंकि वो ढीली हो गई है तो वो इसके साथ में बहकर चली जाएगी। अब मृदा की जो उपजाऊ परत बह गई है, हमें पता है कि जो सबसे ऊपरी परत है वो कैसी होती है, मिट्टी की बहुत उपजाऊ होती है। जब वो उपजाऊ परत बहकर चली गई है तो मृदा कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसमें कमी आ जाएगी। इस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो क्षेत्र है वो मरुस्थल में बदल जाएगा, उसके ऊपर कोई पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। तो इस तरह से जो है मरुस्थलीकरण हो रहा है, यानी कि मरुस्थल जो है वो उसमें परिवर्तित हो रही है और इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं मरुस्थलीकरण। यानी कि जो हमारी उपजाऊ मिट्टी थी वो किसमें बदल गई, मरुस्थल में बदल गई। अगला जो दुष्प्रभाव है वो देखते हैं हम कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर क्या हो रहा है, वृक्षों की कमी हो रही है, जिससे जो मृदा की जो बंधने की क्षमता है आपस में वो कम हो रही है और इस वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनके खिसकने की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपने सुना होगा उत्तराखंड त्रासदी के बारे में, तो वहां पर भी क्या हुआ था, बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं वो अपने स्थान से खिसक गई थी, जिससे क्या हो गई थी, एक बहुत ही भीषण त्रासदी वहां उत्पन्न हो गई थी। तो ये जो वृक्षों की कमी है इससे क्या हो रहा है कि मृदा की दृढ़ता से बंधने की क्षमता में कमी आ रही है, जिससे जो चट्टानें खिसकने की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हम देखें कि ये जो वन होते हैं ये जंतुओं, पक्षियों और पादपों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्राकृतिक आवास होते हैं। वनों के अंदर जो है बहुत सारे वन्य जीव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि रहते हैं। तो जैसे ही वनों का उन्मूलन हो रहा है तो इनके प्राकृतिक आवास जो हैं वो समाप्त हो गए हैं और इनके जो अस्तित्व है उसको खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ये जो सब दुष्प्रभाव हैं ये किसकी वजह से हमें देखने को मिल रहे हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण, यानी कि वनों के विनाश के कारण। तो बच्चों हमें पता चल गया कि इन वनों के कटने से जो है इतने सारे दुष्प्रभाव पैदा हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन वनों के और वन्य जीवों के संरक्षण का प्रयास करेंगे। तो इनका जो संरक्षण है वो अब बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो अब हम इसका संरक्षण कैसे करेंगे, हमें पता है कि बहुत सारे प्राकृतिक और मानव जनित गतिविधियों के कारण वातावरण में जो है तेजी से परिवर्तन आया है और इसकी वजह से जो वन और वन्य जीव हैं उनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो इसलिए हमें इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो गया। तो इसके लिए हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करेंगे और क्या करेंगे, हम समाज के स्तर पर प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ साथ जो सरकारी संस्थाएं हैं
उन्होंने भी जो है बहुत सारे इसके लिए प्रयास किए हैं। यानी कि हम देखें तो व्यक्तिगत प्रयासों और समाज के प्रयासों के साथ साथ जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्होंने भी वनों और वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या करे हैं, बहुत सारे नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं और बहुत सारी नीतियां बनाई है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें क्या हो रहा है कि इनके अंदर जो है पशु पक्षियों और पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है। इसी के साथ साथ इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह और वृक्षों की कटाई, शिकार आदि गतिविधियां जो है वो पूर्णतया निषिद्ध होती है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कुछ ऐसे क्षेत्र जो है वो निर्धारित कर दिए गए हैं जहां पर ये मानवीय गतिविधियां जो होती है पूरी तरह से निषिद्ध होती है और यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। चलिए देखते हैं ये वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो बच्चों, वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं इनके अंदर वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र होते हैं जहां पर जंतु और उनके आवास को किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि वहां पर कोई भी मानवीय गतिविधियां नहीं होगी, वहां पर जो है पूरी तरह से उन जंतुओं को प्राकृतिक वातावरण में ही रखा जाता है। जैसे कि राजस्थान के अंदर ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है, चूरू जिले के अंदर, और जो गजनेर अभ्यारण्य है वो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में जो है कई अभ्यारण्य बनाए गए जिसमें से चूरू में कौन सा है, ताल छापर अभ्यारण्य, और बीकानेर के अंदर गजनेर अभ्यारण्य स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान हम देखें तो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वहां पर भी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, इन राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर क्या होता है कि जो पशु पक्षी हैं वो वहाँ पर स्वतंत्र रूप से जो है आवास का और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान में हम देखें तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, भरतपुर में, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान के अंदर जो है ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे और जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं तो ये क्षेत्रफल में बहुत ही बड़े होते हैं, यानी कि एक बहुत बड़े भूभाग पर स्थित होते हैं। इनमें क्या होता है, वन्य जीवन, पौधों, जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु ये विशाल क्षेत्र आरक्षित किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ साथ उस स्थान की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी सुरक्षित रखा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है तो उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति दोनों को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब जैसे कि हम उदाहरण के लिए अगर हम देखें कोई भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैसे कि पचमढ़ी जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं इसके अंदर अन्य आरक्षित क्षेत्र जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित हो सकते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा कि ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं ये बहुत बड़े भूभाग पर बनाए जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े भूभाग को जो है आरक्षित किया जाता है, तो उसके अंदर अन्य आरक्षित क्षेत्र भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए जो पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसके अंदर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान भी सम्मिलित है, और बोरी एवं पचमढ़ी नामक दो वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो है इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। जैसे कि ये पूरा जो है वो क्या है, पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो इसके अंदर जो है ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है, और बोरी अभ्यारण्य और एक है पचमढ़ी अभ्यारण्य, ये दोनों अभ्यारण्य भी जो है वो इस आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया है। इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। तो इस पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि वनोन्मूलन के कारण बताइए, वनोन्मूलन के क्या क्या कारण हैं वो आपको कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में स्थित 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है आप अच्छे से समझकर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।